गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन उर्मिला देवी पीजी कॉलेज। यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे कि टू बॉडी हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। अभी तक तो आप सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर या सिंपल हार्मोनिक मोशन, और हम आपको बता चुके हैं यहाँ पे आज हम बताएंगे टू बॉडी हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि जब कोई स्ट्रिंग है वह उसका एक सिरा क्या हो, बंधा हो, दूसरे क्या हो, मास लटका हो, उस कंडीशन में भी वो क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। यहाँ पे ऑक्सीलेशन ऑफ टू मास कनेक्टेड बाय ए स्प्रिंग। यहाँ पे दो मास हैं जो क्या है, स्प्रिंग से क्या है, कनेक्ट है, स्प्रिंग से कनेक्ट है। ऐसे ऑक्सीलेशन को हम टू बॉडी हार्मोनिक ऑक्सीलेटर कहते हैं। और पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में हमने यह भी डिस्कस किया था कि अगर मोशन जो है, बैक एंड फोर्थ मोशन जो है, वह क्या है, लीनियर है, अर्थात जो मोशन यहाँ पे बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। और यदि वह डिस्प्लेसमेंट क्या हो, लीनियर है, या डिस्प्लेसमेंट क्या है, लीनियर है, तो वह सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होगा लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। और जैसे कि जो मोशन क्या है कि एंगुलर है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर है, तो वह सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होगा एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। यहाँ पर लीनियर और आप एंगुलर देख लीजिए। जैसे कि जो पेंडुलम का मोशन होता है, जैसे जो पेंडुलम का मोशन होता है, यह क्या होता है, यह एंगुलर होता है। यह क्या होता है, एंगुलर होता है। और जो स्प्रिंग का होता है वह क्या होता है, आपका लीनियर। यह क्या होता है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। अर्थात डिस्प्लेसमेंट अगर एंगुलर होगा तो वह सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होगा, यह अगर लीनियर होगा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन आपका लीनियर होगा। यदि एंगुलर होगा डिस्प्लेसमेंट तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होगा वह एंगुलर होगा। तो यहाँ पे हम आज आपको चर्चा करेंगे टू बॉडी। यहाँ पे आप देखिए, ये आपका स्प्रिंग है, इसके दोनों सिरे पर मास क्या है, सस्पेंडेड है, बंधा हुआ है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है x1 और x2 है। तो आप टॉपिक ही देख सकते हैं क्या है, ऑक्सीलेशन ऑफ टू मास कनेक्टेड बाय ए स्प्रिंग। तो यहाँ पे स्प्रिंग में दो मास क्या है, सस्पेंडेड है, कनेक्ट है किससे, स्प्रिंग से, और यह क्या कर रहा है, ऑक्सीलेशन कर रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं जो ऑक्सीलेशन होगा टू बॉडी हार्मोनिक ऑक्सीलेटर होगा। यहाँ पे इसका मास क्या है, m1 और m2 है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, x1 और x2 है। तो यहाँ पे सब मान लेते हैं, सपोज टू मासेस m1 एंड m2 आर कनेक्टेड बाय ए वेटलेस स्प्रिंग। यह जो आपका स्प्रिंग है क्या है, वेटलेस स्प्रिंग। ये क्या है, आपका वेटलेस स्प्रिंग है, उसका मान, और वहाँ पे क्या है, मास जो कनेक्ट है वह क्या है, m1 और m2 है। The masses are free to vibrate only along the axis of the spring. Such oscillating system is known as two-body harmonic oscillator. यहाँ पे when one of the mass is displaced from the equilibrium position, यदि इसके मास को इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, विस्थापित करते हैं, तो दिस प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन और कंप्रेशन। तो यहाँ पे जैसे कि यह सिस्टम है, इसको हम डिस्प्लेस करेंगे, इसमें क्या होगा, कंप्रेशन होगा या एलोंगेशन होगा। तो इसमें संकुचन होगा या फिर क्या होगा, वृद्धि होगा। जब हम इसको डिस्प्लेस करेंगे इसमें एलोंगेशन या कंप्रेशन होगा। तो ड्यू टू स्प्रिंग एक्शन इट एक्सर्ट लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स।
यहाँ पे रेखीय प्रत्यानयन बल क्या होगा, आरोपित होगा। तो इस कंडीशन में इफ एट एनी इंस्टेंट, हम मान लीजिए किसी क्षण द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इंक्रीज बाई यक्स, तो उसकी स्प्रिंग की जो लेंथ है वो क्या होती है, यक्स इंक्रीज होती है। इनवर्ड, यहाँ पे इनवर्ड मतलब कि क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स। तो टेकिंग पॉजिटिव आउटवर्ड इफ x1 and x2 आर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ m1 and m2 फ्रॉम देयर मीन पोजीशन, देन द टोटल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या होगा कि जब हम इसको ऑक्सीलेट करते हैं तो इसमें इलॉन्गेशन या कंप्रेशन होगा। तो और मीन पोजीशन से इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, मान लेते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, x इक्वल टू x1 प्लस x2। क्या हो गया, इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका x1 प्लस x2 हो गया। नाउ द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ m1 एंड m2। तो m1 और m2 के लिए तो इसका जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा वो क्या होगा, देख लीजिए। क्योंकि इसका जो C मीन्स आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट आपका क्या होगा, चेंज नहीं होगा। और आप देखे भी हैं क्या होता है, F प्रोपोर्शनल टू x होता है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, माइनस CF। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया भी था। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या होगा, x1 और x2 हो जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं, नाउ द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ m1 एंड m2 इज गिवन बाय, नाउ द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ masses m1 and m2 is given by, m1 and m2 is given by, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, x1 और x2 है, मास क्या है, m1 और m2 है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, चेंज नहीं होगा। ये हो जाएगी m1 d2x1 अपॉन dt2 इक्वल टू माइनस cx। और सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, m2 d2x2 अपान dt2 इक्वल टू माइनस cx। इसको हम लिख सकते हैं d2x1 अपान dt2 इक्वल टू माइनस c अपान m1 x, ये हो जाएगा क्या, m2 d2x2 अपान, यहाँ m2 न लिखिए, m2 क्या कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए, dt2 इक्वल टू माइनस c अपान m2 x। कितना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट आप देख रहे हैं x इक्वल टू x1 प्लस x2। अब क्या करेंगे, दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक से तो हो जाए, इसको लिख सकते हैं d2x अपान dt2 इक्वल टू d2x1 अपान dt2 प्लस d2x2 अपान dt2, इतना लिख सकते हैं। अब जब हम इसको इतना लिख सकते हैं, इन दोनों वैल्यू क्या कर लेंगे, इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। जब यहाँ पे दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू, यहाँ लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d2x1 upon dt2 and d2x2 upon dt2 in above bracket। तो यहाँ पे d2x1 अपॉन dt2, d2x2 अपॉन dt2 की वैल्यू जो है यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, पुट कर देंगे। जब यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, वैल्यू रख दीजिए। जब यहाँ से आप वैल्यू रख देंगे तो आपको मिल जाएगा d2x अपॉन dt2 इक्वल टू माइनस c अपॉन m1 x माइनस c अपॉन m2 x। यहाँ कॉमन क्या हो जाएगा, माइनस c
यक्स कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा 1/m1 प्लस 1/m2। क्या बचेगा 1/m1 प्लस 1/m2 बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करना आपको आता ही है। माइनस CX m1 प्लस m2/m1 इंटू m2, इसको हम लिख सकते हैं, यह क्या होता है m1 इंटू m2/m1 प्लस m2 क्या होता है, रिड्यूस्ड मास होता है। क्या होता है, रिड्यूस्ड मास होता है। इसको हम लिख सकते हैं d2x/dt2 माइनस C/μx। पहले आप इतना नोट करिए, इसके बाद हम चलते हैं, आपको बताते हैं। सबसे पहले हम क्या किए कि एक वेटलेस स्ट्रिंग लिए, उसके दोनों साइड क्या कर दिए, मास को अटैच कर दिए। अब यहाँ पे मेन पोजीशन से जो उसका डिस्प्लेसमेंट है हम मान लेते हैं x1 और x2 है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, x = x1 प्लस x2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लिखा, और इक्वेशन फर्स्ट से हमने देखा d2x/dt2 = d2x1/dt2 प्लस d2x2/dt2। अब क्या करेंगे, इसी में जो वैल्यू आपको मिला आप रख देंगे, आपको मिल जाएगा कि d2x/dt2 = माइनस C/m1x माइनस C/m2x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सिन क्योंकि लिख दीजिए म्यू = आपको होता है m1 इंटू m2/m1 प्लस m2, जिसको क्या बोलते हैं, म्यू इज द रिड्यूस मास। म्यू क्या होता है, वेयर m इज द रिड्यूस मास। आप इसको नोट करिए, हम आगे बताते हैं आपको। आप यहाँ पे देखिए कि जब टोटल डिस्प्लेसमेंट आप क्या मिला था, x = x1 प्लस x2, ठीक है। यहाँ से दोनों केस के लिए आपने इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड किया। इक्वेशन ऑफ मोशन इसके द्वारा, इक्वेशन फर्स्ट आपका ये था, यहाँ से आपको मिल गया था d2x/dt2 बराबर dx1/dt2 प्लस d2x2/dt2, यही मिला था। अब यहाँ से जो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड किया था, उसी को इस वैल्यू में क्या किया था, आपने रख दिए थे। अब रख दिए थे तो आपको मिला d2x/dt2 = माइनस C/μx, जहाँ पे म्यू क्या है, वेयर म्यू इज द रिड्यूस मास। म्यू क्या है, आपका रिड्यूस मास है। अब C जो है वह क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट है। C क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। सिंपल मतलब कि आपका सिंगल स्प्रिंग के लिए आपका स्प्रिंग क्या लगा है, सिंगल लगा हुआ है। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं, तो हो जाएगा आपका d2x/dt2 प्लस C/μx = 0। यहाँ लिख सकते हैं d2x/dt2 प्लस ω2x = 0 लिख सकते हैं, वेयर ω2 = C/μ, तो ω = हो जाएगा √C/μ, यही हो जाएगा। वेयर म्यू इज द रिड्यूस मास, म्यू क्या है, आपका रिड्यूस मास है। और अब अगर देखा जाए तो यह कुछ प्रदर्शित कर रहा है। अगर देखा जाए तो यह क्या प्रदर्शित कर रहा है, इट इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। यह सिंपल हार्मोनिक मोशन को बता रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो कर रहा है। इसका मतलब यह है कि टू बॉडी हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी यहाँ पे जब दो मास किसी स्प्रिंग से अटैच हैं, यदि वह क्या कर रहे हैं, ऑसिलेशन कर रहे हैं, तो क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। यहाँ पे स्प्रिंग में दो कंडीशन प्रोड्यूस होती है, या फिर एक्सटेंशन होगा अर्थात वृद्धि होगी, या फिर कंप्रेशन होगा, संकुचन होगा, ठीक है। अब इट इज रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ लिख सकते हैं इट इज रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ SHM में सिंपल हार्मोनिक मोशन, अर्थात यह सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या कर रहा है, बता रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द
सिंपल हार्मोनिक मोशन हैविंग मास म्यू, हैविंग मास म्यू, जिसका मास क्या है, म्यू है। तो म्यू केवल मान लिया गया, अर्थात तो म्यू इक्वल टू होता है m1 इंटू m2 अपान m1 प्लस m2, जिसको हम रिड्यूस मास कहते हैं। क्या कहते हैं, रिड्यूस मास कहते हैं। एंड फोर्थ कांस्टेंट सी, एक क्या है, सिंगल मास के लिए सी होता है, अर्थात ये सी क्या है, आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है। हियर बोथ मासेस m1 एंड m2 एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन, अर्थात सेम टाइम पीरियड में यह सिंपल हार्मोनिक मोशन को प्रदर्शित करता है। तो जब यह क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, जो भी ऑक्सीडेशन क्या है, अगर सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीडेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या कर देगा, सारी करेक्टरिस्टिक को अपने पास रखता है, इसका मतलब जो इसका टाइम पीरियड होगा तो वह भी सेम होगा। तो क्या होता है, टी इक्वल टू 2 पाई अपान ओमेगा होता है। क्या होता है, टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है। यहाँ से 2 पाई ओमेगा का मान क्या है, सी अपान म्यू, हो जाए अंडर रूट म्यू बाई सी। ये क्या हो गया, आपका टाइम पीरियड हो गया। फ्रिक्वेंसी एफ इक्वल टू या एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट सी अपान म्यू। ये फ्रिक्वेंसी हो गया, ये आपका क्या हो गया, टाइम पीरियड। क्या हो गया, ये एक फ्रिक्वेंसी हो गया, एक आप क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए। एक बार हम आपको फिर से रिपीट कर देते हैं, उसके बाद इस पे बेस्ड हम आपको क्या बताएंगे, न्यूमेरिकल बताएंगे। देख लीजिए इसको के बाद। यहाँ पे देख लीजिए, एक क्या है, स्प्रिंग है, दो मास क्या है, इससे अटैच है। इफ ए सपोज ए स्प्रिंग एंड अटैच टू मास m1 एंड m2, इस केस में इसको टू बॉडी हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। अगर किसी भी क्षण, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी क्षण इसको क्या किया जाए, डिस्प्लेस किया जाए, अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया जाए, तो इस पे एक क्या लगता है, रीस्टोरिंग फोर्स काम करता है, जिसको हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। प्रत्यानयन बल क्या होता है कि लगाए गए बल का विरोध करता है, एक प्रकार से आपका इलास्टिक फोर्स होता है। तो यहाँ पे आप सिंपल हार्मोनिक मोशन के पढ़ेंगे, यह प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, यह बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। यही क्या होता है, आपका रीस्टोरिंग फोर्स होता है। अब किसी भी क्षण, एट एनी इंस्टेंट, if x1 and x2 are the displacement of mass m1 and m2 from their mean position, उसके mean position से x1 और x2 क्या करते हैं, हम डिस्प्लेस करते हैं, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू x1 प्लस x2 हो जाता है। क्या हो जाता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 हो जाता है। इसको हम एक बार और रिपीट कर रहे हैं, जैसे कि आपको पूरी तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से इसका डेरिवेशन क्या हो जाए, समझ में आ जाए। यहाँ पे क्या है, टू बॉडी हार्मोनिक ऑसिलेटर है। इसका मतलब ये है कि स्प्रिंग में आपका दो मास क्या है, सस्पेंडेड है। इस कंडीशन में यह क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। तो मीन पोजीशन से यदि हम उसको डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो वहाँ पे एक फोर्स प्रोड्यूस होता है, जिसको अपोजिंग फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, या बराबर क्या हो जाएगा, माइनस सी एक्स हो जाएगा। इस कंडीशन में एक्स इक्वल टू x1 प्लस x2 होगा। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन बाय अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको अब देखेंगे न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ आपको पता ही होगा, क्या होता है, एफ इक्वल टू एम इंटू ए होता है। तो एक होता है एफ इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू डी टू एक्स अपान डी टी टू। क्या होता है, एफ इक्वल टू एम इंटू डी टू एक्स अपान डी टी टू होता है। अब यहाँ पे क्या है, दो डिस्प्लेसमेंट है, एक्स वन और एक्स टू, और मास क्या है, एम वन और एम टू है। तो नाउ द इक्वेशन ऑफ मोशन, तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन आपको हो जाएगा m1 d2 x1 अपान dt2 इक्वल टू माइनस सी अपान माइनस सी एक्स ही होगा, ठीक। और सेकंड, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स कांस्टेंट हो क्या ऑलरेडी सी है, और इसके लिए हो जाएगा m2 d2 x2 अपान
डी टी टू इक्वल टू माइनस सी एफ। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से देख लेते हैं, तो हो जाएगा डी टू एक्स वन अपान डी टी टू इक्वल टू माइनस सी अपान यम वन यक्स, ये हो जाएगा यम टू डी टू एक्स, यम टू छोड़ दीजिए, तो आपका हो जाएगा डी टू एक्स टू अपान डी टी टू इक्वल टू माइनस सी अपान यम टू एक्स हो जाएगा। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण एक से, तो आपको हो जाएगा डी टू एक्स अपान डी टी टू इक्वल टू डी टू एक्स वन अपान डी टी टू प्लस डी टू एक्स टू अपान डी टी टू। ठीक, अब यही जो दोनों वैल्यू है यहाँ पे हम पुट कर देंगे, हो जाएगा डी टू एक्स अपान डी टी टू इक्वल टू माइनस सी अपान यम वन एक्स माइनस सी अपान यम टू एक्स, यहाँ से माइनस सी एक्स कॉमन है, तो हो जाएगा वन अपान यम वन प्लस वन अपान यम टू। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस सी एक्स यम वन प्लस यम टू अपान यम वन इंटू यम टू। ठीक, ये हो गया डी टू एक्स अपान डी टी टू। ठीक, यहाँ पे आप देख लीजिए, अब डी टू एक्स अपान डी टी टू इक्वल टू माइनस सी अपान न्यू एक्स। यहाँ पे क्योंकि म्यू इक्वल टू होता है यम वन इंटू यम टू अपान यम वन प्लस यम टू, क्या होता है यम वन इंटू यम टू अपान यम वन प्लस यम टू, इट इज द रिड्यूस मास ऑफ द ऑक्सीडेशन। यह क्या होता है, म्यू इज द रिड्यूस मास ऑफ द वाइब्रेटिंग सिस्टम। वाइब्रेटिंग सिस्टम क्या हो जाएगा, रिड्यूस मास हो जाएगा। अगर देखा जाए तो यह क्या प्रदर्शित कर रहा है, डी टू एक्स अपान डी टी टू, इसको आप यहाँ लिखिए डी टू एक्स अपान डी टी टू प्लस सी अपान न्यू एक्स इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज है, इसको लिख सकते हैं डी टू एक्स अपान डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, जहाँ पे ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा म्यू बाई ओमेगा इक्वल टू म्यू अपान सी। अगर देखा जाए तो यह प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है, यह सिंपल हार्मोनिक मोशन को प्रदर्शित करता है, सरल आवर्त गति को प्रदर्शित करता है। अगर यह सरल आवर्त गति को प्रदर्शित करता है तो सारे कैरेक्टर क्या रखेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन के रखेगा। इस कंडीशन में इसका टाइम पीरियड को चीज प्रदर्शित करते हैं। इसके बारे में इसका डेफिनेशन तो हमने आपको बता ही दिया है कि टाइम पीरियड क्या होता है। आवर्तकाल जिसको कहते हैं, कोई दोलन करने वाली वस्तु एक पूरा दोलन करने में जितना समय लेता है वह उसका आवर्तकाल कहलाता है। कोई दोलन करने वाली वस्तु एक पूरा दोलन करने में जितना समय लेता है वह उसका आवर्तकाल कहलाता है। टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू पाई अपान ओमेगा। अब यहाँ से वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा टू पाई अंडर रूट सी अपान म्यू हो जाएगा। टी इक्वल टू टू पाई अंडर रूट सी बाई म्यू हो जाएगा। इट इज द टाइम पीरियड, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड मतलब आवर्तकाल कहते हैं। टाइम टेकन बाय वन रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट साइकिल में जितना टाइम लगेगा वह उसका आवर्तकाल कहलाएगा। उसके बाद इसका फ्रिक्वेंसी भी हो जाएगा। फ्रिक्वेंसी को हम एन से या एफ से डिनोट करते हैं। क्या होता है, वन अपान टी होता है, तो वन अपान टी होता है तो वन अपान टू पाई अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक मिनट सॉरी ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू सी अपान म्यू होता है। ओमेगा इक्वल टू सी अपान म्यू होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका म्यू अपान सी। क्या हो जाएगा, ये आपका म्यू अपान सी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सी अपान म्यू। ठीक, अब यहाँ देख लीजिए फ्रिक्वेंसी क्या होता है, जिसको हम आवृत्ति कहते हैं। दोलन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितनी बार दोलन करती है वह उसकी क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है, फ्रिक्वेंसी कहलाती है। अब आप इसको यहाँ बार नोट कर लीजिए, देख लीजिए टी इक्वल टू टू पाई अंडर म्यू बाई सी और फ्रिक्वेंसी उसका मिला एफ इक्वल टू वन अपान टू पाई अंडर रूट सी अपान म्यू।
अब इसके बाद हम आपको एक न्यूमेरिकल कराते हैं जिससे आपको सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2 masses of 10 gram and 90 gram are connected by a spring of length 10 centimeter and force constant 10 to power 3 Newton per meter. Calculate the frequency and time period of oscillation. अभी जो हमने 2 body system of simple harmonic motion के बारे में बताया है, सेम उसी पे आपका ये न्यूमेरिकल क्या है, बेस्ड है। अर्थात 2 बॉडी या 2 सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन, 2 बॉडी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पे यह प्रॉब्लम आपका बेस्ड है। अब क्या कर रहा है कि 2 मास 10 ग्राम एंड 90 ग्राम आर कनेक्टेड बाय स्प्रिंग। यहाँ पे 2 मास देख लीजिए। ये मास आपका यमोन है और किससे कनेक्ट है, स्प्रिंग से कनेक्ट है, स्प्रिंग से कनेक्ट है। ये आपका क्या रहा, यम2, यम1 और यम2 रहा। अब इसको हम मान लेते हैं 10 ग्राम और ये क्या रहा, 90 ग्राम। अर्थात 2 द्रव्यमान है, 10 ग्राम और 90 ग्राम, जो किससे कनेक्ट है, स्प्रिंग से कनेक्ट है। ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर और स्प्रिंग की लंबाई क्या है, 10 सेंटीमीटर। लेंथ क्या है, इसकी लंबाई काफी 10 सेंटीमीटर है। और एंड फोर्स कांस्टेंट P इक्वल टू कितना दिया गया है, 10 to power 3 न्यूटन पर मीटर। तो आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले न्यूमेरिकल करने से पहले जो प्रॉब्लम है उसको हम पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, इसको हम जब तक जानेंगे नहीं तब तक प्रॉब्लम को हम अच्छी तरीके से नहीं सॉल्व कर सकते हैं। अब इस फिगर से ही सब कुछ क्लियर हो गया कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है और हमको क्या पूछ रहा है। पूछने के लिए सीधा लिखा गया है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, अर्थात आवृत्ति और आवर्तकाल ज्ञात कीजिए इस दोलन की, किस दोलन की, 2 बॉडी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, अब यहाँ पे 2 मास हैं, स्प्रिंग से कनेक्ट हैं, जिसका मास क्या है, 10 ग्राम और 90 ग्राम है। इसका फोर्स कांस्टेंट 3 न्यूटन पर मीटर है। उसकी लंबाई क्या है, 10 सेंटीमीटर। किसकी लंबाई, स्प्रिंग की लंबाई। ठीक, अब अलग से गिवन दैट लिखने की जरूरत नहीं है, चाहिए तो आप लिख भी सकते हैं। सोल्यूशन देख लीजिए, गिवन दैट। देखिए, इस तरीके से आप अगर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो एग्जामिनर के ऊपर क्या होता है, बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, आप नंबर गेन कर सकते हैं। गिवन दैट यम1 बराबर 10 ग्राम और यम2 बराबर कितना दिया है, 90 ग्राम। अब ग्राम को किस में बदलना है, किलोग्राम बदलना है, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट आप किस में दिया है, न्यूटन मीटर में दिया गया है। अब 10 ग्राम को किलोग्राम बदलना है, क्या हो जाएगा, 10/1000। क्या हो जाएगा, 10/1000। तो लिख सकते हैं 0.001। क्या लिख सकते हैं, 0.1। क्या लिखेंगे, 0.1। क्यों, क्योंकि 0 0 कट जाएगा, 1/100 हो जाएगा। (10⁻²) सही है, केजी। और 90 ग्राम को क्या लिखेंगे, 0.09 केजी। क्या लिखेंगे, 0.09 केजी। ठीक, देख लीजिए, 0.09 केजी। और C इक्वल टू दिया गया है 10 to power 3 न्यूटन पर मीटर।
ठीक। अब आप क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी। वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट, आप जानते हैं, क्या जानते हैं, F इक्वल टू 1/2 अंडर रूट क्या होता है, C बाई म्यू। 1/2 अंडर रूट C बाई म्यू क्या होता है, C अपान म्यू। ठीक। हाँ, अभी तो आपने म्यू का मान निकाला ही नहीं, तो म्यू, सबसे पहले म्यू निकाल लीजिए। म्यू इक्वल टू क्या होता है, m1 इंटू m2 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1 इंटू m2 कर लीजिए, 0.01 इंटू 0.09 अपान 0.01 प्लस 0.09 कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे आगे 0.009 क्या आ जाएगा, 0.009 क्या आ जाएगा kg। ये किसमें है, रिड्यूस मास, ये आपका kg। अब यहाँ देख रख दीजिए 1/2 पाई मीन्स घूमते 3.14, कितना आया 3.14। C अपान म्यू, C का मान 10⁻³ और इसका मान क्या हो जाएगा 9×10⁻³ क्या हो जाएगा 9×10⁻³ 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचा 2 -3 होगा जी, 9 × -3 ऊपर 10⁻³ निकलेगा, 2×3 अब हो गया 10⁻³ बटे 3 6, 6×3 ठीक। और इसको देख लीजिए, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आता है 53 हर्ट्ज। कितना आता है 53 हर्ट्ज। ये हो गया फ्रीक्वेंसी, क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, जो आपका ऑसिलेशन हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी हो कितना है 53 हर्ट्ज। अब इसको आप एक बार आप नोट कर लीजिए, क्योंकि टाइम पीरियड हम निकालते समय आपको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हम केवल फार्मूला रखते के वैल्यू रख देंगे। इसको आप एक बार देख लीजिए 53 हर्ट्ज कितना आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गया 53 हर्ट्ज। हाँ, तो यहाँ पे आपने देखा, अभी हमने आपको बताया फ्रीक्वेंसी का मान आपको मिला था F इक्वल टू 53 हर्ट्ज। क्या मिला था 53 हर्ट्ज मिला था। तो फ्रीक्वेंसी, और अर्थात आपको फ्रीक्वेंसी निकालना था, फ्रीक्वेंसी मिल गया 53 हर्ट्ज मिल गया। और इस आप नोट तो कर चुके होंगे, म्यू का मान अभी हमने आपको निकाला था किससे, m1 इंटू m2 अपान m1 प्लस m2 से, यहाँ से मिला था कितना 0.09 क्या kg। देखिए, इसको निकालने का दो तरीका है। अगर आप जल्दी में इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप जानते हैं क्या, T इक्वल टू 1/n। ठीक है, क्या जानते हैं, T इक्वल टू 1/n, क्योंकि आवर्तकाल आवृत्ति में जो संबंध होता है वो 1 इंटू टी इक्वल टू 1 होता है। T इक्वल टू 1/n या n इक्वल टू 1/t होता है। तो आपको पता ही होगा, n इंटू टी इक्वल टू 1 होता है, मतलब n फ्रिक्वेंसी, t क्या होता है टाइम पीरियड, n इंटू टी इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1/n, n इक्वल टू 1/t। आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, या आपको जो फार्मूला आपको पता है, आपने सॉल्व किया है, t इक्वल टू 2 अंडर रूट म्यू बाई सी, क्या होता है t इक्वल टू 2 अंडर रूट म्यू बाई सी से भी सॉल्व कर सकते हैं, और t इक्वल टू 1/n से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे इजी यही लग रहा है,
सबसे इजी तो यही लग रहा है, तो हम इतना लंबा क्यों करें। तो देख लीजिए t इक्वल टू 1/53, t इक्वल टू 1/53। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो आता है आपका 0.01887, ठीक है। लेकिन जब हम इसको 3 अंक में ही सिमटा देते हैं 0.0189, 0.19 कर दीजिए, काम कंप्लीट करिए। 0 पॉइंट यहाँ देख लीजिए, इस सब कुछ 0.019 क्या हो जाएगा, सेकेंड, 0.019 सेकेंड। ये आपका आ गया क्या, टाइम पीरियड। अर्थात आपको जो प्रॉब्लम दिया था, 2 masses of 10 gram and 90 gram are connected by a spring of length 10 centimeter and force constant 10 to power 3 Newton per meter. Calculate the frequency and time period of oscillation. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 मास है, स्प्रिंग से कनेक्ट है, जिसका मास 10 ग्राम एंड 90 ग्राम 90 ग्राम आपको दिया गया है। फोर्स कांस्टेंट का मान आपको दिया गया है। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आपको निकालना है। सबसे पहले इसको आप m1 m2 किस में बदल लीजिए, kg में बदल लीजिए। आ गया 0.01 kg, 0.09 kg, ठीक। और फोर्स कांस्टेंट C का मान आपको दिया है 10 to power 3 न्यूटन पर मीटर। अब यहाँ से आप क्या निकालना है, म्यू। म्यू मीन्स क्या होता है, रिड्यूस मास ऑफ द ऑसिलेशन सिस्टम। यहाँ म्यू जो है वो आपका रिड्यूस मास है। अब यहाँ से रिड्यूस मास का जो फार्मूला है m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसको अभी हमने सॉल्व किया था, कितना आया था, 0.09 kg आया था। और फ्रिक्वेंसी भी हमने सॉल्व करके आपको बता दिए थे। तो F इक्वल टू फार्मूला 1/2 पाई अंडर रूट C अपॉन म्यू, ये आपका फ्रिक्वेंसी का फार्मूला होता है, टाइम पीरियड का फार्मूला होता है। या T इक्वल टू 1/n या n इक्वल टू 1/t। एक आप निकाल लीजिए, दूसरा क्या करिए, उसका अपोजिट कर दीजिए, मतलब कि 1/, कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ये आपका हो गया 2 बॉडी हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्या हो गया, 2 बॉडी हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसका फार्मूला, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और इससे बेस्ड न्यूमेरिकल। हमें आशा करते हैं कि आप ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ये टॉपिक आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और अभी आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन चल रहा है। अब उसके बाद चलेगा आपका डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, फ्री हार्मोनिक ऑसिलेटर, फोर्थ हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्योंकि एनर्जी आपने पढ़ा, एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो वहाँ क्या होता है कि एक घटता है तो एक बढ़ता है। काइनेटिक बढ़ेगा, पोटेंशियल घटेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, काइनेटिक घटेगा, ठीक है। और लेकिन दोनों का जो सम होता है कंजर्व होता है, दोनों का सम कंजर्व होता है। लेकिन कब होता है, जब कोई डिसिपेटिव फोर्स, मतलब कोई बाह्य कारक उसको प्रभावित नहीं करता है तब। अगर उसको प्रभावित करेगा तो डैम्पिंग में आ जाता है। डैम्पिंग क्या होता है कि एम्पलीट्यूड उसका कंटिन्यू डिक्रीज होने लगता है। कंटिन्यू क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। ये सब टॉपिक हम आपको नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हमें आशा करते हैं कि टॉपिक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत एंजॉय के साथ आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। आप पिछली कक्षाओं से ही टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी, मोशन के बारे में आप जानते ही हैं तो मोशन होता क्या है, और मोशन के बारे में आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं। मोशन क्या है, जब कोई बॉडी समय के साथ साथ अपनी अवस्था में परिवर्तन करता है तो क्या कहलाता है। हम खुद ही कहते हैं कि आदमी क्या है, या पिंड जो है गतिकीय अवस्था में है, मोशन में है, गतिकीय अवस्था में है। जब वो स्थिर होता है तो हम क्या कहते हैं, रेस्ट की अवस्था में। तो मोशन भी कई प्रकार के होते हैं, तो ये सब बाद में चर्चा करेंगे। ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसका डेरिवेशन भी आपको समझ में आ गया और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आ गया। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए।
और उसके बाद हम आपको अगली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से अच्छे टॉपिक लेके आएंगे। ऑक्सीडेशन, टाइम, फोर्स, फ्री, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, उसके बाद आपको चलेगा वेव मोशन चलेगा। तो आप हमारे साथ लगे रहिए, एंजॉय के साथ आप पढ़ाई करिए। आपको छोटी छोटी बातें भी आपको अच्छे से यहाँ एक्सप्लेन किया जाएगा, आपको बताया जाएगा। जो आप पिछली कक्षाओं में छोड़ दिए हैं, नहीं पढ़ पाए हैं, टॉपिक क्लियर नहीं है, वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। इसलिए आप हमारे साथ लगे रहिए। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अगले वीडियो का आप इंतजार करिए। आपके कमेंट का और लाइक का हमें इंतजार रहता है। ठीक है, धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। बाय।